हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे तेहरान में तबाही मचाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान में अब घुसेगी अमेरिकी सैनिक, महायुद्ध की चेतावनी। ट्रंप ने कह दिया ईरान पर अभी बड़े हमले होने बाकी है, 1 महीने तक नहीं रुकने वाला है ये युद्ध। साथ में किया चौंकाने वाला दावा अरब देश का साथ को लेकर दोस्तों। लेकिन वहीं आपको बताएंगे ट्रंप के इन दावों के बाद, बयानों के बाद स्पेन से अमेरिका को मिला तगड़ा झटका दोस्तों। इतने अमेरिकी एयरक्राफ्ट वापस लौटा दिए, कह दिया किसी भी कीमत पर यहां से ईरान पर हमला नहीं होने दूंगा। वहीं आपको बताएंगे खामेनेई के मौत के बाद कौन होगा ईरान का सुप्रीम लीडर, एक्सक्लूसिव जानकारी बताने वाले हैं लगे हाथों। आपको बताएंगे आखिर कौन है खामेनेई से बड़े आयतुल्ला। दुनिया भर के शिया मानते हैं जिनका आदेश क्या वो फेल कर पाएंगे अमेरिका का ईरान को लेकर मिशन। तो वहीं आपको बताएंगे अपने भारत के लिए चौंका देने वाली खबर, भारत तक ईरानी मिसाइलों की है रेंज दोस्तों। इजरायली सेना ने जारी करके मैप को दुनिया को चेतावनी दे दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहरीन के किंग और सऊदी के क्राउन प्रिंस को किया फोन। ईरान जंग के बीच क्या हुई बात, चौंकाने वाली जानकारी में आपको बताएंगे। भारत से कैसे बातचीत को तैयार है पाकिस्तान, बेकरार पाकिस्तान। राष्ट्रपति जरदारी ने जताया हमले का डर, बता दिया जंग की तैयारी में है हिंदुस्तान। दोस्तों आज बेहतरीन से बेहतरीन खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि इन युद्ध को देखकर अपने भारत के डिफेंस सिस्टम को और तगड़ा मजबूत करने का प्रयास जारी रहना चाहिए। हालांकि अपना भारत पर्याप्त मजबूत है, लेकिन फिर भी डिफेंस सिस्टम के लिए और कार्य करने चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ईरान पर जारी हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर ईरान में अमेरिकी सेना को भेजने से वो इनकार नहीं कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों उनका कहना है कि आने वाले समय में अब ईरान के अंदर अमेरिकी सेना घुसकर खामेनेई के जड़ों को खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध तय समय से काफी आगे चल रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वो ईरान में आवश्यकता पड़ने पर जमीनी सेना भेजने से नहीं हिचकेगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तेहरान के दर्जनों शीर्ष अधिकारियों को मार गिराकर निर्धारित समय से काफी आगे चल रहा है। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि हर राष्ट्रपति कहता है कि जमीन पर सेना नहीं भेजी जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं। दोस्तों इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो चुकी है। ईरान जमकर जवाबी हमला भी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार ये जंग कितनी और लंबी चलेगी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको लेकर भी जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि अभी ईरान पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तो सबसे बड़े हमले होना बाकी है। हम ईरान को बुरी तरीके से कुचल रहे हैं, हमारा जॉइंट ऑपरेशन सही तरीके से आगे चल रहा है। अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना है और हम इस बखूबी इसका इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के हमलों के बाद कई अरब देश अब सैन्य अभियान में शामिल होने के लिए दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा आश्चर्य बताया है। CNN को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का निशाना बनाया, जिसके बाद इन देशों के रुख में अब बदलाव आया है। ट्रंप ने कहा कि हम हैरान थे, हमने उनसे कहा था कि हम संभाल लेंगे, लेकिन अब वे लड़ना चाहते हैं, वे आक्रामक तरीके से लड़ रहे हैं। पहले बहुत देश शामिल होने वाले थे, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा देश हमारा साथ देने को बेताब हैं। यानी ट्रंप का ये कहना है कि ईरान पर अटैक करने के लिए बाकी अरब के देश भी अब हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, जो ईरान पर हमला करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि खामेनेई मेरे को मारने का प्लान बना रहा था, मैंने उसको पहले ही मार डाला। खामेनेई ने 2 बार कोशिश की, मैंने उसे पहली बार में ही मार डाला। उन्होंने ईरान की अपनी हत्या की साजिशों का जिक्र किया। दोस्तों जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट शामिल है या सहयोग की तरह कार्य कर रहा है इजराइल के लिए, तो आपको बता दें अमेरिका इस युद्ध में केवल सहयोगी नहीं बल्कि मुख्य खिलाड़ी की भूमिका अदा कर रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिकी वायुसेना के B-2 स्टील्थ बॉम्बर और नौसेना के मिसाइल डिस्ट्रॉयर सीधे तौर पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी सेना ईरान की जवाबी क्षमता को खत्म करने तक पीछे नहीं हटेगी। यहां तक कि ट्रंप ने यह भी बड़ा दावा कर दिया, चौंकाने वाला, कह दिया कि कल रात ईरान में खामेनेई की मौत पर जश्न हुआ। खामेनेई के लोग अब सरेंडर करने के लिए मुझे फोन कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ईरान के खिलाफ तब तक एक्शन जारी रहेगा जब तक हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। वहीं दोस्तों स्पेन से लगा अमेरिका को बड़ा तगड़ा झटका, 15 एयरक्राफ्ट लौटाए वापस। कहा यहां से ईरान पर हमला नहीं करने देंगे,
बताएंगे तुमको। जी हाँ दोस्तों, बड़ी चौंका देने वाली जानकारी। दरअसल स्पेन का कहना है कि उसके सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए नहीं किया जा सकता। दरअसल स्पेन के मोरॉन और रोटा में अमेरिका के साथ उसके संयुक्त रूप से सैन्य अड्डे हैं। ऐसे में स्पेन की कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिका के 15 एयरक्राफ्ट को स्पेन के सैन्य अड्डों से जर्मनी और फ्रांस जाते देखा गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले शुरू किए जाने के बाद से दक्षिणी स्पेन स्थित रोटा और मोरान सैन्य अड्डों से कम 15 अमेरिकी विमान उड़ान भर चुके हैं। स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुएल अल्वारेज ने कहा कि स्पेन अपने उन सैन्य अड्डों को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा जो अमेरिका और स्पेन द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होते हैं, लेकिन स्पेन की संप्रभुता के अधीन है। स्पेन पहले ही ईरान पर हुए हमलों की निंदा कर चुका है। तो वहीं दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ईरान पर हमलों का समर्थन न करने का फैसले पर अभी भी कायम है ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर। दे दिया सबसे बड़ा बयान दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोमवार को कहा कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के शुरुआती साझा हमले का समर्थन न करने के अपने फैसले पर आज भी कायम है। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले के लिए ब्रिटेन से उसके जिएगो गार्सिया हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। ब्रिटेन ने इसकी मंजूरी देने में देरी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए स्टारमर की आलोचना भी की थी। स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित में क्या है इसका आकलन करना मेरा कर्तव्य है। मैंने वही किया है और मैं उस पर कायम हूँ। दोस्तों, स्पेन और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के इस अडिग फैसलों पर आपकी क्या राय है? क्या इन्होंने जो फैसले लिए हैं वो वाकई में सही है? बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, अभी जिंदा है खामेनेई से बड़े अयातुल्ला। दुनिया भर के शिया मानते हैं जिनका आदेश क्या वो फेल कर पाएंगे अमेरिका का मिशन। दोस्तों बता दें, इराक के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु अली सिस्तानी ने इस कठिन समय में एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया। उन्होंने ईरान के लोगों और पूरे मुस्लिम समुदाय के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि खामेनेई की शहादत एक बड़ा नुकसान है। सिस्तानी ने कहा कि ईरान पर हुए इस बड़े सैन्य हमले का उद्देश्य देश को कमजोर करना और भारी नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब ईरान के लोगों की जिम्मेदारी है कि वे एकजुट रहें, मजबूती के साथ खड़े हों और दुश्मनों के इरादों को नाकाम करें। उनका यह बयान शांति और स्थिरता की दिशा में एक संदेश था जो ट्रंप के उकसाने वाले बयान से बिल्कुल विपरीत नजर आता है। दोस्तों, ग्रैंड अयातुल्ला सैयद अली हुसैनी सिस्तानी का नाम आज पूरी दुनिया में एक बड़े इस्लामी विद्वान और धार्मिक मार्गदर्शक के रूप में लिया जाता है। 95 साल के सिस्तानी उन महान उलेमा विद्वानों में से हैं जिन्होंने न केवल गहरा धार्मिक ज्ञान हासिल किया बल्कि उसे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल भी किया। उनकी शिक्षा की जड़ें उस प्रसिद्ध परंपरा से जुड़ी हैं जिसे अयातुल्ला अबुल कासिम अल खुई ने मजबूत किया था। इनका जन्म ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक और विद्वानों वाला था। उनके घर में शुरू से ही इस्लामी शिक्षा और अच्छे संस्कारों का माहौल था। लेकिन दोस्तों वहीं आपको बताते हैं, दावा ये किया जा रहा है कि खामेनेई के बेटे बन सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। 2 साल से सत्ता संभालने की ले रहे थे ये ट्रेनिंग। इसका असली फैसला, आखिरी फैसला 88 मौलवी मिलकर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी जगह कौन लेगा। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर होता है। दोस्तों फिलहाल आपको बता दें, ईरान ने अभी नए सुप्रीम लीडर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सरकारी मीडिया फार्स समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके बेटे मुजतबा खामेनेई इस पद पर चुने जा सकते हैं। उन्हें पिछले 2 साल से सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी चल रही थी। ईरान में सुप्रीम लीडर को रहबर कहा जाता है। रहबर का मतलब है मार्गदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। ऐसे में 88 मौलवियों की असेंबली सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। दुनिया में ईरान और वेटिकन सिटी एक ऐसे देश है जहाँ धार्मिक नेता सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर का दर्जा ठीक वैसा ही है जैसा वेटिकन में पॉप को होता है। दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुजतबा खामेनेई को साल 2024 में भी उत्तराधिकारी बनाया था। आपको याद होगा, खामेनेई ने बीमारी के चलते तब ये फैसला लिया था। हालांकि फिलहाल क्या होगा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन दावा तो यही किया जा रहा है कि ये 88 मौलवी मिलकर खामेनेई के दूसरे बेटे को ईरान का सुप्रीम लीडर बना सकती है। हालांकि आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या ईरान में ऐसे चुन करके सुप्रीम लीडर बनाना सही है या फिर लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग करा करके लीडर चुनना चाहिए? दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं जरूर अवश्य कमेंट करके बताइएगा। हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। अगली खबर की बात करते हैं, जहां
खामेनेई की पत्नी मंसूर रह की भी हो गई मौत। 2 दिन पहले इजरायली हमलों में हुई थी ये घायल। दोस्तों, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की पत्नी मंसूर है खुजस्तेह बाघेर जादे का निधन हो गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक 2 दिन पहले हुए अमेरिका और इजरायल के हमलों में वे घायल हो गई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। इन हमलों में खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए थे। मंसूर रह ने 1964 में खामेनेई से शादी की थी। वो हमेशा सार्वजनिक जीवन से दूर रही और किसी भी सरकारी कार्यक्रम में बहुत कम नजर आती थी। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, ईरान के बाद कुवैत का भी सबसे बड़ा दावा, अमेरिका के कई लड़ाकू विमान क्रैश वीडियोस में गिरता दिखाई दिया। फाइटर जेट्स दोस्तों, ईरान पर किए गए हमले के बाद उसे पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान ने इस हमले के बाद इजराइल, इराक, यूएई समेत कई देशों में मिसाइलें दागी। इसी बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया कि कुवैत में अमेरिकी सेना का एक F-15 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस विमान के क्रैश होने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विमान में आसमान की ही आग लगती हुई देखी जा सकती है। कुवैत की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस घटना के बाद कई अमेरिकी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त वाकई में हुए हैं। हालांकि कुल संख्या और घटनाओं के विवरण अभी स्पष्ट नहीं किए गए हैं। दोस्तों, लेकिन वहीं आपको चौंकाने वाली बात बता दें, इसी मुद्दे पर अब अमेरिका ने कबूल कर दिया है कि कुवैत ने गलती से हमारे ही 3 F-15E एयरक्राफ्ट मारकर गिरा दिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये अलग ही जानकारी दे रहे हैं यूएस के मिलिट्रीज। जी हाँ, अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर ईरान में तबाही के बीच बड़ी चौंका देने वाली खबर ये सामने आ रही है कि कुवैत ने अमेरिका के 3 F-15E लड़ाकू विमान को मार गिराया है। जी हाँ, यूएस मिलिट्री ने इसे कंफर्म करते हुए कहा कि कुवैत ने लड़ाई के दौरान गलती से 3 अमेरिकन F-15 स्ट्राइक ईगल्स एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। हालांकि सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल गए और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि बयान में कुवैत ने भी इस मुद्दे को माना है। दोस्तों, कुवैत ने इस घटना को एक्सेप्ट किया और ऑपरेशन में सपोर्ट के लिए उनके आभारी रहने के लिए धन्यवाद भी दिया। वहीं आपको बता दें दोस्तों, आज का युद्ध चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन ईरान का इंतकाम और भी क्रूर और घातक होता जा रहा है। ईरान ने जंग के तीसरे दिन पश्चिम एशिया में उस सेक्टर पर हमला किया जो खाड़ी देशों की रीढ़ है और जिसके दम पर गल्फ की समृद्धि है। ईरान जानबूझकर खाड़ी देशों के एनर्जी सेक्टर पर हमला करके उसे पंगु बना रहा है। इसी रणनीति के तहत ईरान ने सोमवार को विश्व के 2 मेगा ऑयल और गैस प्लांट पर हमला कर उसे बंद करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईरान के इन रिफाइनरीज की। जी हाँ, ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक सऊदी अरामको पर भीषण हमला किया है। ये हमला इतना भीषण था कि सऊदी अरामको ने प्रोडक्शन ही बंद करने की घोषणा कर ली। इसके अलावा ईरान ने कतर की इकोनॉमी के बैकबोन LNG प्रोडक्शन प्लांट पर प्रचंड हमला किया और उसे भी ठप कर दिया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान ने सऊदी अरबिया और कतर की प्रमुख एनर्जी सेंटर पर ड्रोन हमले करके तहलका मचा दिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई उम्मीदों से परे और दायरे से बढ़कर लगती है। दोस्तों, ईरान यूएस जंग का सऊदी को तगड़ा नुकसान। अब एक बार फिर रशिया पर टिकी अपने भारत की नजर। जी हाँ दोस्तों, मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध ने कच्चे तेल की आपूर्ति को बुरे तरीके से प्रभावित कर दिया है। जवाब में ईरान ने मध्य पूर्वी देशों के तेल निर्यात के अहम रास्ते हॉर्मुज की खाड़ी यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी। इस रोक के बाद भारत की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि रशिया से तेल और अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने हाल ही में सऊदी अरब जैसे मध्य पूर्व देशों से तेल खरीद बढ़ाई है। लेकिन अब भारत के लिए यह विकल्प भी लगभग बंद हो रहा है। ऐसे में भारत एक बार फिर रशिया से तेल आयात बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सोमवार को ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि तेल सप्लाई प्रभावित होने की आशंका के बीच दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भारत रूस के कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की सरकारी रिफाइनरियों ने वीकेंड में नई दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एक इमरजेंसी प्लान पर बातचीत की गई, क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी के रास्ते तेल और गैस की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। दोस्तों, तो उधर आपको बता दें, इजरायली सेना ने मैप जारी कर दुनिया को दी चेतावनी। बता दिया भारत तक ईरानी मिसाइलों की है रेंज, जिसने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। इजरायल ने बार बार कहा है कि ईरान सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब इजरायली सेना यानी कि IDF ने एक मानचित्र जारी किया है दोस्तों, जो सामने आप देख पा रहे हैं। इस पर समझाया है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज कहां तक है। इस मानचित्र में भारत को भी ईरानी मिसाइलों की रेंज में दिखाया गया है। ये पहला मौका है जब इजरायली सेना ने इस तरह का मानचित्र जारी किया हो। इसमें भारत के अलावा रशिया और चीन के अधिकांश हिस्से और पूरे यूरोप को जद में दिखाया गया है। ऐसा अनुमान है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा भंडार मौजूद है। इनमें से अधिकांश मिसाइलों को अंडरग्राउंड बंकरों में छिपा कर रखा गया है। इन मिसाइलों को अमेरिका और इजरायल के खिलाफ हमले में इस्तेमाल किया गया है। वहीं उधर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहरीन के किंग और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद को किया फोन। ईरान जंग के बीच क्या बातचीत हुई बता दें। ईरान हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को बहरीन के किंग और सऊदी के
प्रिंस से बात की और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर उनसे चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान सऊद से बात की। पीएम मोदी ने इन दोनों देशों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और दोनों देशों में भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी जी ने एक्स पर बताया कि बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा के साथ फोन पर अच्छी बातचीत हुई। भारत बहरीन पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करता है और इस मुश्किल समय में वहां के लोगों के साथ खड़ा है। मैं बहरीन में भारतीय समुदाय को दिए गए लगातार सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं दोस्तों इस खबर ने भी सनसनी मचा दी। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहा। सोमवार को तेल अवीव में भारतीय समाचार चैनल के साथ बातचीत में नेतन्याहू जी ने कहा कि मैंने अपने महान मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। कल लंबी चर्चा हुई और मैंने इजराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने और सच का साथ देने के लिए उनका धन्यवाद किया। इजराइल में भारत के लोगों के लिए बहुत सम्मान और प्यार है। बातचीत का पूरा विवरण नहीं बताऊंगा, लेकिन उनसे और कई अन्य देशों के नेताओं से भी मेरी बातचीत हुई है। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी जी इजराइल के दौरे पर गए थे, जहां उनकी नेतन्याहू से कई दौरे की बातचीत हुई थी। हालांकि इस खबर को भी कुछ देशों ने ऐसा बना दिया जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को पहले से ही पता हो कि इजराइल ईरान पर अटैक करने वाला है। लेकिन आपको वहीं बता दें, इजरायली राजदूत ने इसका खंडन किया, बड़ा बयान दिया, कहा मोदी जी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह हमला होगा। मोदी जी का इजराइल दौरा खत्म होने के बाद ईरान पर अटैक को मंजूरी दी थी हमने। वही नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इन सारे युद्धों को देखते हुए भारत भी रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के और 5 नए स्क्वाड्रन खरीदेगा। पाकिस्तान को चटाया था पहले धूल। बता दें एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ अपनी काबिलियत का परिचय दिया था। इसके बाद भारत रशिया से S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 5 और स्क्वाड्रन खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भारत का एआई डिफेंस सिस्टम के 5 और स्क्वाड्रन खरीद रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने रक्षा अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी कि रक्षा मंत्रालय जल्द ही भारतीय वायुसेना के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगा जिसमें रूसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 5 और स्क्वाड्रन खरीदने की बात कही गई है। इन्हें पूर्वी और पश्चिमी दोनों फ्रंट पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों तो उधर भारत को यूरेनियम देगा कनाडा। जी हां, पीएम मोदी जी और कार्नी की मुलाकात के बाद हुआ डील डन। डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में सहयोग करेंगे दोनों देश। बता दें मोदी जी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के बीच सोमवार सुबह हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच निवेश ट्रेड डील पर बातचीत हुई है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों के लिए एमओयूज भी किए गए हैं। दोस्तों इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो वहीं आपको बता दें भारत से बातचीत को बेकरार पाकिस्तान। राष्ट्रपति जरदारी ने जताया हमले का डर, कहा जंग की तैयारी में है हिंदुस्तान। जी हां, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भारत के साथ बातचीत को बेकरार है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत को तैयार है। उन्होंने पाकिस्तानी संसद में भाषण के दौरान कहा कि भारत के साथ बातचीत ही इलाके की सुरक्षा के लिए एकमात्र रास्ता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के साथ एक और जंग की तैयारी कर रहा है। हालांकि संसद में उनके संबोधन के दौरान विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जरदारी ने वापस भेजने और इमरान खान की रिहाई के नारे लगाए। इस दौरान जरदारी ने कहा कि मेरा भारत के लिए मैसेज है कि वे जंग के मैदान से हटकर मतलब वाली बातचीत की टेबल पर आएं, क्योंकि इलाके की सिक्योरिटी के लिए यही एकमात्र रास्ता है। इंडिया के लीडर्स का कहना है कि वे एक और जंग की तैयारी कर रहे हैं। इलाके की शांति के लाइफ लॉन्ग सपोर्टर्स के तौर पर मैं इसकी सलाह नहीं लूंगा। साथ ही उन्होंने युद्ध को आखिरी रास्ता बताया। तो वहीं बता दें उधर अफगानिस्तान का पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर बड़ा हमला। तालिबान के मंत्री ने कहा कि हमने डूरंड लाइन को पार किया। पाकिस्तान का दावा 400 अफगान लड़ाके मारे। जी हां, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बीते 4 दिनों से लगातार हवाई हमले और गोलीबारी जारी है। तालिबान सरकार का कहना है कि हमने पाकिस्तान के बेहद ही संवेदनशील नूर खान एयरबेस पर हमला किया है। ये एयरबेस रावलपिंडी में है। इसके साथ ही तालिबान के एक मंत्री ने दावा किया कि उनके लड़ाकू डूरंड लाइन पार कर पाकिस्तान की जमीन में घुस चुके हैं। तालिबान के
मुताबिक क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। यह कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से काबुल, बगराम और अन्य इलाकों में किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि अब तक 400 से भी ज्यादा अफगान लड़ाके मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। तो वहीं दोस्तों, ईरान जंग के बीच फ्रांस का भी सबसे बड़ा फैसला 3.5 दशक बाद पहली बार परमाणु जखीरा बढ़ाने का कर दिया ऐलान। आखिर क्यों? हालांकि उन्होंने इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं बताई। वर्तमान में फ्रांस के पास परमाणु अस्त्रों की संख्या 300 से कम बताई जाती है। संभवतः वर्ष 1992 के बाद ये पहली बार होगा जब फ्रांस अपने परमाणु जखीरों में वृद्धि करेगा। मैक्रोन ने उत्तर पश्चिमी फ्रांस के ले लॉन्ग स्थित सैन्य प्रतिष्ठान में कहा कि मैंने अपने शस्त्रागार में युद्धक हथियारों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। यानी कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति का भाषण यह स्पष्ट करने के उद्देश्य से था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बार बार होने वाले तनाव के कारण महाद्वीप में उठाई गई चिंताओं के बीच फ्रांसीसी परमाणु हथियार यूरोप की सुरक्षा में किस प्रकार उपयुक्त बैठते हैं। जी हाँ, साथ ही बता दें, हिंद महासागर में छिड़ गया एक और नया विवाद। मालदीव और मॉरिशस में बड़ी दरार। मुइज्जू ने कहा चागोस पर नहीं छोड़ेंगे अपना दावा। जी हाँ, भारत के पड़ोस में दो देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। मालदीव और मॉरिशस चागोस द्वीप समूह को लेकर आमने सामने है। मॉरिशस ने तो मालदीव के इस द्वीप समूह पर दावा करने और सैन्य तैनाती के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं। इस पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने मॉरिशस के इस कदम को नादानी और नासमझी भरा बताया है। मुइज्जू ने यहाँ तक कह दिया कि इस तरह के फैसले से असलियत नहीं बदलती। मुइज्जू के इस बयान से दोनों देशों के बीच तल्खियां और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के चीफ क्यों पहुंचे भारत? तारिक रहमान ने हाल ही में दे दी है बड़ी जिम्मेदारी इनको। जी हां, बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार बनते ही ढाका और नई दिल्ली के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी है। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनते ही बांग्लादेश की सेना में अहम पदों पर बैठे यूनुस के अफसरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन बदलावों के बीच बांग्लादेश के टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस यानी डीजीएफआई के नए चीफ मेजर जनरल कैसर राशि चौधरी नई दिल्ली पहुंचे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि मेजर जनरल चौधरी रविवार 1 मार्च को अपनी पत्नी के साथ इंडिगो की फ्लाइट से नई दिल्ली पहुंचे। बांग्लादेश के किसी बड़े आर्मी अफसर और देश की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख का हाल के वर्षों में ये पहला दौरा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि चौधरी अगले 2-3 दिनों तक भारत में रहेंगे। उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आने की बात कही जा रही है। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी जानकारी। खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।